हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैंने क्लास 11 कंप्यूटर साइंस जो कि सीबीएसई में पढ़ाया जाता है कोड नंबर 83 के सिलेबस 2023-24 को कैसे आप पूरा पढ़ें एक महीने के अंदर, एक महीने के भीतर आप बहुत अच्छे से इसको समझें और फिर अपने बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से आप देखिए क्योंकि आज संडे है। ये वीडियो अपलोड होने के बाद आज संडे को आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए आज ही से। तो पहली बात, अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि चीज़ें सीखी क्यों जा रही है, क्या चीज़ आपको आ जानी चाहिए इस काम को करने के बाद। तो ये कुछ बेस्ट आइडियाज़ बताए हैं या बोल सकते हो पार्ट बताया है जो आपको आ जाना चाहिए 11th क्लास के सिलेबस कंप्यूटर साइंस को पढ़ने के बाद, जो कि सीबीएसई में चल रहा है। Develop basic computational thinking, explain and use data types, appreciate the notion of algorithm, develop a basic understanding of computer system, architecture, operating system and cloud computing. Explain cyber ethics, cyber safety and cyber crime. Understand the value of technology in society along with consideration of gender and disabilities issues. कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बेसिक आइडिया कि कंप्यूटर कैसे भी काम करता है। सेकेंड, क्या क्या अलग अलग तरह के डाटा होते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। एल्गोरिथम मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक अंडरस्टैंडिंग की उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। और इंटरनेट यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो इसके क्या इथिक्स होते हैं और किस तरह से वहाँ पे सेफ्टी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या क्राइम होने के चांसेस बनते हैं। और इसके बारे में भी पढ़ाया जाता है क्लास 11th में कि किस तरह से सोसाइटी ने टेक्नोलॉजी को लेकर के जेंडर या डिसेबिलिटीज इश्यूज बनाए गए हैं। तो इस सब्जेक्ट में आपको कुल मिला के कितने मार्क्स की तैयारी करनी है। वैसे तो 100 मार्क्स है, बट जो थियोरी का एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ 70 मार्क्स का होता है। मैं सिर्फ इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जिस बच्चे ने 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में अच्छे स्कोर किए हैं उसको थियोरी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होती है उसमें कोडिंग बच्चे को बहुत अच्छे से आ जाती है और उसकी तैयारी अगर उसने कर ली है तो उसको थियोरी और थियोरी पेपर की जितनी भी कोडिंग के पार्ट है उनमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, जो 10 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें बेसिक्स के बारे में बताते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है और किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में ये काम करता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट, तो यहाँ पे पाइथन की मदद से आपको कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम्स बताए जाते हैं और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इसके बारे में बेसिक बताई जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का 45। तो कुल मिला के आपको इसको टारगेट बनाना है जिससे आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का भी काम अच्छे से हो जाए। मतलब बचे हुए 30 मार्क्स या 70 मार्क्स का है, बचे हुए 30 मार्क्स की भी तैयारी आराम से हो जाए। सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, कैसे इंटरनेट सोसाइटी पूरी तरह से अब आ गई है। हमारी जो सोसाइटी है वो अब इंटरनेट पे हमें मिल जाती है, हम व्हाट्सअप ग्रुप बना लेते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। लॉ क्या है उस पर और इथिक्स क्या है, सही तरीका क्या है इंटरनेट को यूज़ करने का। 15 मार्क्स का ये है, कुल मिला के 70 मार्क्स का है। अब बात करता हूँ यूनिट वाइज सिलेबस की। तो कुल मिला के आपको 3 यूनिट्स पढ़ने हैं। अगर हम देखें यहाँ पे यूनिट नेम क्या है, कंप्यूटेशनल सिस्टम। एक यूनिट ये पढ़ना है आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। दूसरा यूनिट ये पढ़ना है सोसाइटी, लॉ एंड इथिक्स। तो मैं पहली बात आपको ये बता दूं, अगर ये सिलेबस अच्छे से आपको करना है तो 2 तरीके हैं। आप कोई अच्छे ऑथर की बुक यूज़ करिए या एनसीईआरटी की बुक यूज़ करें। एनसीईआरटी की बुक आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगी, उसकी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या मोबाइल पे रख करके, मोबाइल में अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं और उसका खुद के नोट्स बना सकते हैं। ध्यान से समझना, मैं वापस से बोल रहा हूँ, 2 तरीके से आप पढ़ सकते हैं। एक स्टैंडर्ड कोई बुक यूज़ कर लीजिए, आप चाहे तो सुनीता अरोरा यूज़ कर सकते हैं और सेकेंड प्रीति अरोरा यूज़ कर सकते हैं। ये 2 अच्छी बुक्स हैं, रिकमेंड करूँगा। अगर जो भी स्टूडेंट अभी तक बुक नहीं परचेज़ किए हैं और उनको सिलेबस का अच्छा नॉलेज चाहिए तो एक महीने में वो ये बुक से अच्छे से पढ़ सकते हैं। और सेकेंड मैंने जो ऑप्शन दिया आपको एनसीईआरटी की बुक, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको डाउनलोड करना है तो आप गूगल क्रोम पे जाइए और टाइप करिए एनसीईआरटी बुक कंप्यूटर साइंस क्लास 12, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं पहले यूनिट की। पहले यूनिट में आपको जो पढ़ना है, मैं यहाँ पे मेन टॉपिक की बात कर रहा हूँ आपसे, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आप इसके अंदर की चीज़ें अगर देखेंगे तो आप कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर
एक नहीं बहुत सारे पार्ट्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर एक डिवाइस की तरह काम नहीं करता, मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं और जिससे वो एक पूरा कंप्यूटर सेटअप तैयार होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, है ना, सीपीयू, मॉनिटर। नेक्स्ट आता है इसमें हार्डवेयर चीज़ें क्या है जो आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर चीज़ें क्या है जो आप टच नहीं कर सकते, राइट। इंटरनल चीज़ें जैसे ये मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये इसको आप जा करके एस को निकाल नहीं सकते, यहाँ से ए को निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर मीन्स जो आपको कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, दैट इज सॉफ्टवेयर। इनपुट डिवाइसेस, व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस, वी ऑलरेडी नो। ऐसे डिवाइसेस जो मशीन को वैल्यूज देते हो। आउटपुट डिवाइसेस जो स्क्रीन पे वैल्यूज दिखाते हो या कुछ वैल्यूज जनरेट करते हो, जैसे प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, वो हमें हार्ड कॉपी जनरेट करके देता है। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे इंसान का एक ब्रेन होता है वैसे हमारे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, जो कि पूरी तरह से पूरे कंप्यूटर को सेंट्रलाइज प्रोसेस करवाता है। मतलब यहाँ से ही हर एक काम होते हैं, भले से ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर रहता है सीपीयू। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका मेमोरी का। तो प्राइमरी, कैश और सेकेंडरी, तीन तरह की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी मीन्स जो इस समय फ़िलहाल इस वीडियो को बनाते समय यूज़ की जा रही है। कैश मेमोरी जो मेरे काम को फास्ट करने में मदद कर रही है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ अभी। एंड द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी, जो हार्ड डिस्क है जिसके अंदर चीज़ें स्टोर हो रही हैं। नेक्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ मेमोरी। तो जो भी चीज़ें स्टोर होती है उनको नापने का जो तरीका होता है उसको यूनिट ऑफ मेमोरी बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप मेमोरी कार्ड खरीदने जाते हो तो आप वहाँ पे कुछ बोलते हो 2 GB, 4 GB, 8 GB। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्टोरिंग डिवाइस हुज यूनिट इज़ इन बिट, राइट। बट जनरली जो हम यूज़ करते हैं जनरली वो बाइट होता है। मतलब बीट और बाइट में अंतर क्या है, 8 बीट जब एक साथ लिखे जाते हैं तो उसको 1 बाइट बोला जाता है। मैं इसको अगर आपको समझाऊं तो मैं यहाँ पे पाइथन आइडियली ओपन करके बताता हूँ। मैंने लिखा 10101010, ये 8 बिट है, ठीक है। ये एक साथ एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, जैसे यहाँ पे 10101010, 8 बिट का कोई भी डाटा 1 बाइट बनाता है, ठीक है। बिट क्या होते हैं, 1 या 0 को 1 बिट बोला जाता है। तो 8 बिट जब एक साथ होते हैं तो हम उसको 1 बाइट बोल देते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किस किस तरह के होते हैं जो हम कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं। तो पहला एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पूरे कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे अभी ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है ये मैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेकेंड होता है सिस्टम यूटिलिटी, कोई फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है कोई सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, सिस्टम यूटिलिटी कहलाता है। जैसे जिस वीडियो एप्लीकेशन की मदद से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक तो मेरे कंप्यूटर को इस पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक ये जो वीडियो बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज़ सिस्टम यूटिलिटी। मतलब मेरे जो कंप्यूटर में चीज़ें नहीं थी या थी उसको और बेहतर बनाने में जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको बोलते हैं सिस्टम यूटिलिटीज़। जैसे विंडोज़ आपको प्रोटेक्शन देता है एंटी वायरस के अटैक से, हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं जिससे और अच्छे से सिक्योर है, तो वो सिस्टम यूटिलिटीज़ में आता है। नेक्स्ट आता है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स मतलब जैसे आपने कोई प्रिंटर खरीदा तो उस प्रिंटर पे बेहतर तरीके से अगर प्रिंट आउट चाहिए तो उसका आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे, जिससे और अच्छे से वो काम कर पाए। मतलब एक एक डिवाइस का ड्राइवर हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स। प्रोग्रामिंग टूल्स मीन्स आप कैसे अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम बना सकते हैं, उसके टूल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें होती हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर परचेस किए और आप उसमें प्रोग्रामिंग बनाना चाहते हैं तो उसमें आप 3 तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। पहला असेंबलर होता है, ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन को समझाने में। बेसिकली ये 3 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, या आप बोल सकते हो ट्रांसलेटर्स हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जो आपकी मदद करते हैं आपकी भाषा में आप जो लिखे वो मशीन समझे और उससे कुछ क्रिएट हो पाए। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश में लिखे हुए प्रोग्राम को, मतलब इंग्लिश प्रॉपर नहीं बट उसमें जो वर्ड्स है वो इंग्लिश में लिखे, इसलिए वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो उस पूरे चीज़ को एक साथ समझे
और उसको मशीन को समझाए, कंपाइलर ऐसा करता है और जो उससे क्रिएट होता है वो आपको दिखाता है। इंटरप्रेटर वो एक एक लाइन को समझाता है मशीन को, और जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वहाँ पे रुक जाता है और बोलता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी तरह के काम करके देते हैं। आप जैसे मोबाइल फ़ोन में देखेंगे व्हाट्सअप एप्लीकेशन है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट बात मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की। फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस यूज़र इंटरफेस। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के तरीके हैं, है ना, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करके देता है और ओएस यूज़र इंटरफेस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे फाइल मैनेजमेंट हो जाता है, स्टोरेज मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। आपके प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो पे ध्यान है उसका, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें, रैम से बहुत सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्क हो रही है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा ध्यान रख रहा है उसका। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के। बुलियन लॉजिक की बात करते हैं। बुलियन लॉजिक मीन्स सर्किट्स के इंटरनल डिज़ाइन में किस तरह से एक जगह हम 1010 भेज रहे हैं तो दूसरी जगह हमें कुछ और पाया जा रहा है, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उस तरह से बुलियन लॉजिक काम करता है। तो नॉट का मतलब यहाँ होता है कि अगर मैंने 1 भेजा तो मुझे वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब उसका जस्ट रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है ए एंड डी। ए एंड डी एक लॉजिकल गेट है जो कि आपको दोनों वैल्यू अगर 1 1 हुए तो आंसर 1 देता है, वरना 0 दे देता है। और एक 1 और एक 0 होने पे दोनों को प्लस करके 1 देता है, या 1 1 इनपुट है तो वैल्यू 1 देगा। नैंड, आप देखो एंड के आगे एन लगा हुआ है, मतलब एंड जो हो रहा हो उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर नोट लगा दो। मतलब 1 1 का अगर मैं एंड करूं तो 1 आता है और उसका नोट करूं तो 0 आता है। इस तरह से काम करता है। नॉर, और के आगे एन है, मतलब और 1 0 का 1 है और 1 का नॉट, एन मतलब नॉट 0 है। एक्सओर मतलब जहाँ पे और का जो मेन काम है, और का मेन काम क्या है कि 1 1 जब प्लस हो तो 1 आए, तो ये 1 1 प्लस होने पे 1 नहीं देता बल्कि 0 देता है, इसलिए इसको एक्सओर बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे गलती से ये टॉपिक वापस से लिख दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको नोट को वापस से कंसिडर मत करें, ये वही नोट है जो पहले पढ़ाया था, जो 1 इनपुट लेने पे 0 या 0 इनपुट लेने पे 1 बना देता है। और इसी की जो डिटेलिंग हम करते हैं उसको ट्रूथ टेबल बोला जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ ये बोलता है कि अगर दो चीज़ें हैं जो कि एंड ऑपरेटर में है और उसके ऊपर मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है, तो जब वो कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो वो एंड की जगह और में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको बुक में टॉपिक मिल भी जाएगा, अभी आप ध्यान से समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। लॉजिक सर्किट्स, लॉजिक सर्किट्स का मतलब क्या होता है कि आपने ये जो जितना भी पढ़ा उसकी मदद से कोई डायग्राम बना दिया, सारे उसमें गेट यूज़ हुए और आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि इसका आउटपुट क्या बनेगा, या आप बोल सकते हो इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, या किसी का आपको लॉजिक सर्किट का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको उसके लॉजिक सर्किट बनाने, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये वो नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर पे यूज़ किए जाते हैं। बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8, है ना, अलग अलग तरह के डिजिट यूज़ होते हैं। डेसिमल में 10 जो आप रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हो। हेक्साडेसिमल में 16, 0 से 15 तक के जो नंबर है वो यूज़ होते हैं, जहाँ पे 10A, 11B, 12C, 13D, 14E और 15F हो जाता है। फिर आती है बात कन्वर्सेशन बिटवीन द नंबर सिस्टम, कैसे हम इन अलग अलग नंबर सिस्टम को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 0, ठीक है, या डिटेल में आपकी बुक में जान सकते हैं। इनकोडिंग स्कीम, तो यहाँ पे है ये आस्की, इसकी यूनिकोड। ये है क्या बेसिकली, जब भी मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ तो कैसे मैं पूरी दुनिया को इसके साथ शेयर करूँ, उस चीज़ के बारे में है। मैं तो देख रहा हूँ इंग्लिश में लिखा हुआ पूरा, लेकिन जब ये इंटरनेट के थ्रू जाता है तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, और बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद जहाँ पे भी पहुँचेगा वहाँ पे उसको इसी भाषा में दिखाना है। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि मैं जो भेजूंगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए, दूसरे मशीन पे जब वो पहुँचे तो बाइनरी में पहुँचे, लेकिन उसका मशीन उसको समझ ले और उसकी भाषा में, मतलब जो जो मैंने भेजा है सेम भाषा में उसको मिल जाए। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड यूनिकोड मीन्स यूनिवर्सल कोड है, जो कि 8 बिट का भी होता है और 32 बिट का भी होता है, इसलिए UTF-8 है और UTF-32 है।
अभी मैं सिर्फ इसके बारे में बात करता हूँ कि एक महीने में आप ये टॉपिक, ये यूनिट कैसे तैयार करें। तो जनरली अगर मैं देखूँ तो मेन पॉइंट्स पे अब आप ध्यान दीजिए, मतलब जो यहाँ पे लिखा है उस पर एक एक लाइन का आप उसका मीनिंग बना सकते हैं, उसकी डायग्राम बना सकते हैं आपकी बुक को ओपन करके। मतलब आपको सिलेबस के थ्रू जाना है। इससे क्या होगा, आपके नोट्स बहुत अच्छे सॉलिड तैयार हो पाएंगे। और जब इस तरह से आप नोट्स बनाओगे तो एग्ज़ाम में एक दिन में आराम से आप रिवीजन कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूँ, आपको करना क्या है, आपको ये टॉपिक्स देखने और आपकी जो बोलता हूँ मैं बुक आप यूज़ कर रहे हो उससे ये टॉपिक ढूंढ करके अभी आज ही से उनके ऊपर 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस या 1 सेंटेंस का आपको नोट बनाना है। मैं रिपीट करता हूँ, दो दो सेंटेंस में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ याद रहेगा तो आप एग्जाम में लिख पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। और दो में नहीं समझ पाए तो 3 सेंटेंस, 3 सेंटेंस से ज़्यादा में मत जाओ। अगर जाना पड़ रहा है तो आप डायग्राम बना लो कोई सा, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत सारे डायग्राम मिल जाएंगे अगर आप गूगल करेंगे, या आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ होगा, वो डायग्राम बना लो अपने नोट्स में, ठीक है। तो इसको कितना समय देना है, यूनिट 1 को आपको 1 वीक देना है। मैं रिपीट करता हूँ, यूनिट 1 को कितना देना है, 1 वीक, ठीक है। मैंने एक महीने में बात की है कि कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे, तो आपको 1 वीक किसका देना है, यूनिट 1 को। लेकिन इस 1 वीक में आपको इसको कितना समय देना है, इसको आप 30 मिनट्स दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके दूसरे सब्जेक्ट भी होंगे, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर साइंस से आप 12th में पढ़ रहे होंगे या 11th में पढ़ रहे होंगे। तो 11th के जो बच्चे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि 30 मिनट आपको हर दिन यूनिट 1 पढ़ना है। और बच्चा को 30 मिनट क्या पढ़ना है, तो वो बात आती है सबसे ज़्यादा जो वेटेज है उसकी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल्स में समझाना बहुत मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छा ज्ञान मिल पाए इस वीडियो को देखने के बाद कि किस तरह से यहाँ पे आपको काम करना है और क्या क्या एक एक टॉपिक के अंदर आते हैं। तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, मैं अगर आपको पढ़ाऊँ पर्सनल लेवल पे तो मैं ये बात बता दूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है या जो चैप्टर है आपके बुक में, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना है। और उसके बारे में आप ही की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इस टॉपिक पे आप कमांड बना लीजिए, आप देखेंगे एक एक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आने लग गए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक बेसिक स्टेप दिए हुए हैं। तो स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग भले से कोडिंग में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, बट आप इसको रियल वर्ल्ड से भी जोड़ सकते हो। कि पहले आपको प्रॉब्लम समझना है, दैट इज नोन एज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। फिर आपको एक तरीका ढूंढना है, दैट इज नोन एज डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। जैसे मान लो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, अर्जेंट, तो मैंने एक पहले तरीका ढूंढूंगा, तब मैं वहाँ से निकलूंगा कि मैं बस से जाता हूँ, मैं ट्रेन से जाता हूँ, कुछ पूछूंगा आसपास, बातचीत करूंगा उसके बारे में कि मुझे यहाँ जाना है, मैं कैसे जाऊँ। तो पहले मैं तरीका ढूंढ लूँ, प्रॉब्लम समझूँ, तरीका ढूंढूँ, फिर मैं उस तरीके को फॉलो करूँ, ठीक है। मैं उस बस में बैठ गया हूँ जहाँ से मैं एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला था, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखूँ कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कई बार होता है कि हम कोई नई जगह जाते हैं तो हम पूछते नहीं है, तो हम रास्ते भर की डिटेल नहीं जान पाते। तो जब आप प्रोग्राम बनाएं तो एक एक चीज़ को टेस्ट करके देखें कि उससे बन क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आसपास के बारे में जाने कि आप कहाँ से जा रहे हैं। और फिर बात आती है डिबगिंग की। डिबगिंग मतलब जब आप वहाँ पहुँचे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स लगी, उस चीज़ के लिए एक सॉल्यूशन निकाल लीजिए। कि कोडिंग आपने बनाई, मान लो, है ना, टेस्टिंग करते गए, लेकिन जब फाइनली रिजल्ट आपने एक प्रोग्राम बनाया उसमें सही से आंसर नहीं आ रहा है, तो आप गलतियाँ ढूंढें अपनी, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह गए, बस से गए, आपने बार बार चीज़ें पूछी, जब आपको ये पता चला कि अच्छा ये बस से तो इतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, मुझे ट्रेन से जाना था। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने जो गलतियाँ की हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करनी है, सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे ये कोडिंग में बताया, लेकिन इसको आप रियल वर्ल्ड में जोड़ सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम यूजिंग फ्लो चार्ट, आप किसी भी एल्गोरिथम को, तरीकों को बताने के लिए फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, सुडो को यूज़ कर सकते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, डायग्राम के थ्रू हम बताते हैं हम प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं। सुडो कोड क्या होता है, हम टुकड़ों में इंग्लिश में ही लिख देते हैं, मतलब पूरी ग्रामर यूज़ नहीं करते, बट अपने मन से जितना हमें लिखने की इच्छा होती है हम उतना लिख करके सोचते हैं कि हम इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। प्लानिंग सूडो कोड की मदद से हम करते हैं। और एक आता है डिकम्पोजिशन। ये पूरी दुनिया का सच है कि आप कोई भी महान काम एक साथ नहीं कर सकते, आपको उस महान काम के लिए छोटे छोटे हिस्से बनाने पड़ेंगे और उन छोटे छोटे हिस्सों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिकम्पोजिशन इसी के बारे में है
जिसने फेसबुक बनाया, जिसने यूट्यूब बनाया, जिसने गूगल सर्च इंजन बनाया, उसने एक दिन में नहीं बनाया, बल्कि उसको उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में कर लिया जिससे वो आसानी से हो पाया। बात करते हैं नेक्स्ट अब फैमिलाइजेशन विद द बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है। अभी तक आपने बाइक चलाने की इंस्ट्रक्शन सुन लिए, आप बाइक चलाना शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही अभी तक जो इतना पढ़ा हमने वो ये बताता है कि कंप्यूटर होता क्या है और उसमें हमें कोडिंग करनी है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम कोड करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, आप कोशिश करिए कि आप मोबाइल फ़ोन में या आपके कंप्यूटर की मदद से एक एक चीज़ों को प्रैक्टिस करके सीखें और बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बनाएं, एक लाइन के शॉर्ट नोट्स बनाएं अपने नोट कॉपी में। देखिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक महीने में आप टारगेट पूरा कर सकते हैं अगर टॉपिक वाइज आप चल रहे हैं। पूरा अभी भी बुक नहीं पढ़ना है आपको, जो टॉपिक इसमें लिखा है उसको ढूंढना है, वहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाइथन शुरू करते हैं। फिर पाइथन के डाटा टाइप्स क्या होते हैं। डाटा टाइप्स मतलब दुनिया में जैसे मोबाइल नंबर में हम नंबर यूज़ करते हैं, है ना, बाइट के प्लेट नंबर पे हम अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं और नंबर्स भी यूज़ करते हैं। एड्रेस में हम अल्फ़ाबेट, कॉमा, ऑब्लिक, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये डाटा टाइप्स के बारे में बात होती है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है ऑपरेटर्स। आपने देखा होगा बचपन में आपने ऑपरेटर्स पढ़े थे, प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड। वैसे ही यहाँ पे पाइथन को जब हम बनाते हैं प्रोग्राम, तो उसमें भी अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, मैं अभी हेडिंग हेडिंग इसलिए समझा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप ये वीडियो को बहुत लेंथी समझने लग जाए, ठीक है। मैं वीडियो छोटा भी बनाना चाहता हूँ और आपको एक महीने में आपकी मदद कर पाए ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप वीडियो यहाँ पे रोक सकते हैं और आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, बुक परचेज कर सकते हैं और अभी से ही नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जब आपका पहला यूनिट अच्छे से कंप्लीट हो जाए, है ना। वैसे तो मैंने क्या बोला है कि पहले वीक में आपको 30 मिनट उसको देना है, 30 मिनट यहाँ पे देना है। तो आप वो जब 30 मिनट पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद आप कोशिश करिए कि इस यूनिट को भी साथ में स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ा है, ठीक है। इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा अच्छे से डिटेल में। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको एक एक जो ये हेडिंग्स है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे आप, उसका यूज़ बता दूँ मैं आपको, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप कैसे मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन बना सकते हैं, क्या क्या तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, कैसे आप एक डाटा टाइप को दूसरे में, जैसे इंटीजर को आप फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप इनपुट रख सकते हैं, मतलब यूज़र आपको सॉफ्टवेयर में इनपुट दे या जो इनपुट आया है उससे कोई आउटपुट स्क्रीन पे दिखे, ठीक है। एरर्स के बारे में बात करते हैं। देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको ऐसे यहाँ पे लिखा नहीं मिलेगा सिलेबस में। एरर्स मतलब ये होता है गलतियाँ किस तरह की कर सकते हो आप। ग्रामर की मिस्टेक कर सकते हो जिसको सिंटेक्स एरर बोलते हैं, जो लिखा गया उसको गलत तरीके से लिखा है। लॉजिकल एरर ये मशीन नहीं बता सकता, लेकिन आपने फॉर्मूले गलत लिख दिए तो। रन टाइम एरर मतलब जब आपने मान लो कैलकुलेटर बनाया और F5 दबा दिया, रन कराया प्रोग्राम को और डिवाइडेड बाई 0 दे दिया, तो ये चलते समय कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं रन टाइम एरर। जैसे बाइक चलाना शुरू की मैंने और 2 किलोमीटर के बाद पेट्रोल खत्म हो गया, तो ये रन टाइम एरर है। रन टाइम मीन्स वाइल वर्किंग द प्रोग्राम गेट डिस्टर्ब, है ना, शोज एरर। नेक्स्ट आता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फिर से मैं बात करता हूँ, फ्लो ऑफ कंट्रोल यही हुआ जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखा है, आप पैराग्राफ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे, नीचे तक जाएंगे। वैसे ही पाइथन में भी जब आप कोड लिखते हैं तो ऊपर से बारी बारी करके लिखना शुरू करते हो, मशीन भी ऊपर से रीड करना शुरू करता है और उसको समझता है, तो दैट इज नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट। कैसे आप दो ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे संडे है तो आपको क्या करना है और संडे नहीं है तो क्या करना है। तो इसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम कंडीशन के हिसाब से कोई काम करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है इटरेटिव स्टेटमेंट की। व्हाट इज इटरेटिव स्टेटमेंट? जो बार बार काम करने के लिए मदद करे। एक एग्जांपल लेता हूँ, हम लिफ्ट जैसे यूज़ करते हैं, तो लिफ्ट में कोई नंबर हम दबा दिए, मान लो 10th फ्लोर पर मुझे लिफ्ट से जाना है, तो वो क्या करेगा, एक एक करके वो लिफ्ट ऊपर जाएगी, तो वो बार बार अपने आप को क्या कर रही है, एक नंबर ऊपर भेज रही है। ऐसा उसने कितनी बार करा, 10 टाइम्स, तो वो 10th फ्लोर पर रुक जाएगी और मैं वहाँ से निकल पाऊंगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम इटरेटिव स्टेटमेंट यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट बात आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब अल्फ़ाबेट्स पे हमें अगर काम करना सीखना है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप, आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है लिस्ट की। लिस्ट मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, कि आप बहुत सारी वैल्यूज़ के ऊपर काम करना चाहते हो। आप आपकी क्लास में अगर 80 बच्चे हैं तो उन 80 बच्चों के मार्क्स एक साथ लिखना चाहते हो तो आप एक लिस्ट यूज़ करो। नेक्स्ट आता है टपल। टपल परमानेंट डाटा टाइप होता है, मतलब इसमें भी हम बहुत सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं, बट ये फिक्स वैल्यूज़ के लिए जो कंफर्म है कि आपको चेंज नहीं करने, ऐसे वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे आपका पैन कार्ड नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका बोर्ड रोल नंबर, ये चेंज नहीं हो जाता है कि आपने एक बार 10th का बोर्ड रोल नंबर अपने एग्ज़ाम दे रहे हो और फिर एग्ज़ाम के बीच में आपका रोल नंबर चेंज हो गया। तो रियल वर्ल्ड में ये टपल्स इन इन जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट बात आती है डिक्शनरी की। डिक्शनरी अगर देखा जाए तो एक ऐसा डाटा टाइप है जो मदद करता है आपको किसी वर्ड के साथ उसकी मीनिंग को जोड़ने में, ठीक है। तो डिक्शनरी में दो वैल्यूज़ एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक को की बोलते हैं, दूसरे को वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल। अच्छा, पाइथन क्यों ही सिखाया जा रहा है? दुनिया में तो बहुत सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है, पाइथन इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि बहुत इजी है। और दूसरा, यहाँ पे मॉड्यूल्स बहुत सारे। मॉड्यूल्स मीन्स कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए आप एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आपके पाइथन में जोड़ सकते हो जिसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट उसका नाम लिख के आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्ट वर्ड से हम इसको करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है, इम्पोर्ट के बाद आपको मॉड्यूल का नाम लिखना है। जैसे मान लो इम्पोर्ट मैथ लिखा तो मैं पाई, एक्सपोनेंशियल सीरीज, स्क्वायर रूट, ठीक है, ये सब यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट बात आती है, अच्छा इस यूनिट को कितने समय तक करूँ मैंने पहला वाला बोला था यूनिट 1 वीक तक करना, रोज 30 मिनट्स। नेक्स्ट उनके साथ ये पैरेलल चलते देना। ये कब तक चलाना है? ये पूरे 1 महीने चलाना है, ठीक है। 1 महीने तक इसको खींचना है आपको। रोज आपको 30-30 मिनट देने हैं। मैं रिपीट करता हूँ, रोज आपको 30 मिनट जरूर देने हैं इसको। नहीं दोगे तो बाद में परेशान हो जाओगे, लेकिन नहीं होंगे आपके यूनिट अच्छे। तो 1 महीने तक 30 मिनट तक आपको पाइथन की कोडिंग जरूर करनी है। और पहले वीक में 30 मिनट के साथ 30 मिनट आपको पहला यूनिट पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है सोसाइटी लॉ एंड इथिक्स। इसको भी आप क्या करेंगे? पैरेलली 1 वीक तक चलाएंगे, लेकिन कब? जब पहला वीक खत्म हो जाएगा। पहले वीक में आपने यूनिट 1 चलाया, उसके साथ यूनिट 2 चला रहे हैं आप, आधा आधा घंटा दोनों। 1 वीक के बाद आपका यूनिट 1 खत्म हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको पढ़ना है, उसको छोटे नोट्स ऐसे बनाने। और जैसे ही सेकेंड वीक स्टार्ट होता है आपको यूनिट 3 रिप्लेस कर देना यूनिट 1 से, ठीक है। इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। मैं जनरली मान के चल रहा हूँ कि 1 वीक में आपके 30 दिन होते हैं। कितने? 30 डेज। तो आपको फर्स्ट 7 डेज ना, 7 डेज में क्या करना है? आपको यूनिट 1 30 मिनट्स पढ़ना है और यूनिट सेकेंड 30 मिनट्स पढ़ना है, ठीक है। और फिर जो आपका आता है 8th डे से लेकर आपके पूरे 30 डेज तक, ठीक है, आपको ये तो पढ़ना ही है। कौन सा? यूनिट 2। रोज कितना? 30 मिनट्स। बट आप उसके साथ यूनिट 1 या यूनिट 3 है ना, यूनिट 3 30 मिनट चलाएंगे, मतलब रोज पढ़ाई करेंगे। अच्छा, इसमें यह हो सकता है कि यूनिट 1 और यूनिट 3 बहुत आसान लगे और आप उसको पढ़ने के बाद ऐसा सोचो इसको रोज में 30-30 मिनट क्यों चलाऊं। तो उस केस में आप अल्टरनेट उसको जरूर पढ़ें। अल्टरनेट मतलब एक दिन मैंने यूनिट 3 और यूनिट 1 पढ़ा और 30 मिनट पढ़ा और अगले दिन नहीं पढ़ा, तो अगले दिन क्या करूँगा? मैं अल्टरनेट डे में 1 आवर कंप्लीटली सिर्फ यूनिट 2 पढ़ूंगा, ठीक है। यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 मार्क्स का है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से आपका सिलेबस बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब यूनिट 3 की बात करते हैं तो सोसाइटी लॉ एंड इथिक्स। यहाँ पे जो बात की जा रही है इंटरनेट की सोसाइटी की बात की जा रही है कि इंटरनेट पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और आप उसको कैसे डील कर सकते हो और क्या क्या लॉस बने हुए हैं। तो पहले बात आती है डिजिटल फुटप्रिंट की। जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपकी डिटेल्स सेव हो जाती है कि आप किस किस वेबसाइट पे गए थे, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया था। डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स,
सही बात है, हम अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो हम डिजिटल सोसाइटी कहे जाएंगे, और हमें कुछ जैसे हम अगर एक देश के नागरिक है तो हमें सिटीज़न बोला जाता है, वैसे इंटरनेट के हम नागरिक है तो हम नेटिज़न कहलाए जाएंगे। डाटा प्रोटेक्शन मतलब आप कैसे अपने खुद के डाटा को प्रोटेक्ट करें उसके बारे में बात की जा रही है। और साइबर क्राइम, क्या क्या इसमें क्राइम्स हो जाते हैं। आपके पास एक मेल आता है फ्रॉड मेल, या आपके पास व्हाट्सएप पे कोई काम आता है जो पार्ट टाइम जॉब जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो इस तरह के साइबर क्राइम्स किए जाते हैं, उनके बारे में हमें समझना चाहिए। और या फिर हम ऑनलाइन किसी को कुछ बोल देते हैं, आप शब्द बोल देते हैं, या व्हाट्सएप पे टिप्पणी मार देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके साइबर क्राइम्स में आ सकती हैं। नेक्स्ट है साइबर सेफ्टी। आप किस तरह से इंटरनेट यूज़ करते समय सेफ्टी बरतें, किसी अननोन वेबसाइट पे ना जाए जिसके बारे में आपको डिटेल नहीं पता, और वो आपके फ्रंट कैमरे को एक्सेस कर पा रहा है, आपके डाटा को चोरी कर पा रहा है, इस तरह की चीज़ें ना हो आपके साथ। नेक्स्ट आता है वायरसेस किस तरह के होते हैं। फिर आती है बात ई वेस्ट मैनेजमेंट की, कि कैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को मैनेज किया जाता है। हर साल बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ख़राब भी होते हैं। अगर नए मार्केट में आ रहे हो तो आपका जो पुराना फ़ोन है आप उसको नहीं यूज़ करोगे तो वो एक वेस्ट मटेरियल की तरह हो जाएगा, और उसको फिर गवर्नमेंट को उसको यूज़ करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आप उसको मार्केट में डायरेक्टली ऐसी जगह नहीं देते हो जहाँ पे वो डिकम्पोज प्रॉपरली किया जा सके। ठीक है, आपको उसको एक प्रॉपर जगह पे भेजना चाहिए जहाँ पे वो ई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट है, तो उसको अच्छे से गवर्नमेंट उसको मैनेज करके रीयूज़ करवा पाए, या उसका जो वेस्टेज है उसको प्रॉपरली किसी डिकम्पोज जगह पे रखा जा सके जहाँ पे वो किसी को तकलीफ ना दे। नेक्स्ट आती है कि अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में पढ़ लेना चाहिए, कि कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इंटरनेट के थ्रू तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत रूल बना रखे हैं। नेक्स्ट, कि टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में जो कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप देख सकते हो कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लेना है। ज़्यादातर गर्ल्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो ये सब्जेक्ट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको सोसाइटी या पेरेंट्स मना कर देते हैं कि बेटा आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती है, या वो खुद उसको लगता है कि ये तो मेरा सब्जेक्ट है नहीं, मैं इसको पढ़ ही नहीं पाऊँगी। या जो लोग ऐसे हैं जो डिसेबिलिटीज़ के साथ पैदा हुए हैं, उनके लिए कंप्यूटर यूज़ करना बहुत मुश्किल वाला काम होता है, तो उसको कैसे ही हम पढ़ा सकते हैं ये सब्जेक्ट, उनके बारे में। नेक्स्ट बात करता हूँ आपके प्रैक्टिकल की। याद करो, आपको जब ऊपर मैंने बताया था तो 70 मार्क्स की थ्योरी पेपर बताई थी, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल वर्क है। प्रैक्टिकल वर्क में आपको जो पाइथन के प्रोग्राम्स है उसके टेस्ट होते हैं 12 मार्क्स के। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, 12 मार्क्स का आपका टेस्ट कितना होता है पाइथन प्रोग्राम का। और रिपोर्ट फाइल जनरेट बनवाई जाती है स्कूल द्वारा, जो आपके टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, 20 से ज़्यादा आपको प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन में। नेक्स्ट बात करता हूँ, वाइवा होगा। वाइवा मीन्स एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपको ऑरली पूछा जाता है कि आपने जो पढ़ाई की है उसके उसमें क्या क्या चीज़ें आपको आती है, या कोई टॉपिक बोल दिया जाता है, या कोई चीज़ें लिख के दे दी जाती है, एक प्रोग्राम छोटा सा लिख के दे दिया जाता है, पूछा जाता है इसका आउटपुट क्या होगा। तो ये एक बाहर का पर्सन भी हो सकता है, मतलब दूसरे स्कूल से आपके स्कूल में आकर के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, या आपके टीचर थोड़ा स्ट्रिक्टली आपसे बिहेव करके एक ओरल एग्ज़ाम ले सकते हैं, जिससे आप प्रिपरेशन कर पाएँ 12th क्लास की। और लास्ट आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क का। प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, एक रियलिस्टिक प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाना, जिसमें सही में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता हो। आप देखेंगे आपके अगर स्कूल में लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। एक बड़ा सा प्रोग्राम है जो लाइब्रेरी की बुक की डिटेल रखता हो, किस किस ने इशू कराई तो कितनी बुक बची हुई है उसका रिकॉर्ड रखता हो। ठीक है, बच्चों के नाम की डिटेल रखता हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिकल लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हो। मतलब आपको ये जो 20 प्रोग्राम कम से कम बनाने हैं, इसमें आप प्रैक्टिकल में क्या क्या लिख सकते हो, या आपकी एग्ज़ाम जो होगी वो किस किस क्वेश्चंस पे हो सकती है। सजेस्टेड है इसलिए ये परमानेंट नहीं है, इनको चेंज भी कर सकते हैं आपके टीचर्स। तो ये जो क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अगर आप 70 मार्क्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी इसको पाइथन में कोड आपको करना चाहिए। अच्छा, हम कौन सा सॉफ्टवेयर लैंग्वेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ पाइथन आइडियली। एक चीज़ को समझना, अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हो तो आप फुटबॉल स्टेडियम में बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि फुटबॉल कैसे खेलना है। वैसे ही पाइथन के प्रोग्राम को अगर आपको करना है तो आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे पाइथन आइडियली होना चाहिए, जो कि बहुत आसानी से आपको बता देगा कि आपने जो बनाया वो बना है या नहीं बना है। और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एप्लीकेशन यूज्ड फॉर स्मार्टफोन और एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन,
टू मेक पाइथन प्रोग्राम्स। तो आपको जो भी लिस्ट आएगी उसमें से कोई एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके आपके मोबाइल के थ्रू भी पाइथन के प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इधर आते हैं, आप देख सकते हैं सजेस्टेड कुछ प्रोग्राम्स है, क्योंकि अभी अगर आपने पाइथन अच्छे से पढ़ी है तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगर अभी तक आपने पाइथन नहीं पढ़ा है तो ये टाइम लेगी, ठीक है। 1 महीने के बाद, या मैं अगर बोलूँ आफ्टर 14 डेज आप प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा करें। मैं यहाँ पे इसमें लिख भी देता हूँ, आफ्टर 14 डेज, मतलब 1 महीने में जब 14 दिन बीत जाए तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं। इसका मतलब क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स क्रिएट करें। एक दिन में 4 करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मिनिमम 1 डे का टारगेट जो मिनिमम होना चाहिए आपका 4 प्रोग्राम का होना चाहिए। कितने प्रोग्राम का? आई रिपीट, 4 प्रोग्राम्स। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैं बात करता हूँ आपके, जब ये प्रोग्राम्स अपने अच्छे से समझ लिए हों, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जो लास्ट में बताया कि आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है कंप्यूटर साइंस की वो डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, उससे पढ़ सकते हैं, रीडिंग मटेरियल में दिया हुआ है, या सीबीएसई ने अगर कोई सपोर्ट मटेरियल दिया है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ अगर आपने अभी तक बुक के नाम नहीं सुने हो, ठीक है। एक तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्लास 11 की। और सेकेंड आपके पास है, या तो आप सुनीता अरोड़ा की बुक खरीद लें मार्केट से, है ना। उनको ये बोल के खरीदिए कि नई पब्लिकेशन चाहिए, आप पुरानी नहीं यूज़ करें। अगर आप क्लास 11 के हैं, अगर कोई क्लास 12 का होता तो वो पुरानी से भी पढ़ सकता है, क्योंकि उसको क्लास 12 का मेन मोटो है अच्छे से नंबर लाना। लेकिन आपको क्लास 11 में अच्छे नंबर लाना है तो क्लास 11 की न्यू पब्लिकेशंस, न्यू बुक जो हो वो लेना, सुनीता अरोड़ा या आप प्रीति अरोड़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू।